नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। हर बार कोशिश रहती है भोजपुरी के एक शख्सियत से मिलाने की और ख़ासकर खास चेहरे से मिलाने की और भोजपुरी के धरोहर से मिलाने की। वो कोशिश आज भी जारी है और आज हम पहुंच चुके हैं बनारस। जी हां, नाम से परिचित होंगे आप। बनारस में आज आपको मिलवाने ले जा रहे हैं भोजपुरी के एक ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी परिचय के मोहताज तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि म्यूज़िक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बेताज बादशाह हैं। जी हाँ, आइए हमारे साथ। मैं बात कर रही हूँ आशीष वर्मा जी की। जी हाँ, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नटराज स्टूडियो में आपका भी स्वागत है और लाइव लॉन्ग देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आशीष जी से मैंने पहले भी कोशिश की थी मुलाकात करने की, लेकिन ये शायद यूपी में रहते हैं, जिस वजह से थोड़ा लेट ही सही, लेकिन आज मुलाकात फाइनली हमारी हो गई। इससे पहले भी ऑनलाइन के ज़रिए हमने आपको इनसे मिलवाया था और हमने ढेर सारी बातें की थी और आज फिर से ढेर सारी बातें करेंगे क्योंकि आज तो साथ में बैठे हैं। कैसे हैं सर आप? जी, मैं बढ़िया हूँ और सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद है। अच्छा हूँ मैं। आप हाल ही में आप एक सॉन्ग गाए थे बुलडोज़र बाबा और यूपी में उसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो सॉन्ग से रिलेटेड भी बाबा योगी बाबा आ भी गए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे और चैनल के माध्यम से जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं सभी लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। एक्चुअली कुछ कंफर्म था नहीं कि हाँ कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है, तो फिर भी मैंने गाना गाया और उसे बहुत प्यारा आशीर्वाद भी मिला और बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती भी, तो बहुत खुशी है। उसको मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा कि मेरी सोच मेरा सब कुछ सही हो गया और एक बार फिर से माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश का संचालन करेंगे, कार्यभार संभालेंगे, प्रदेश को प्रगति की राह पर ले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने मतदान किया और इस काबिल बीजेपी को बनाया। आशीष जी, आप इतने लंबे समय से भोजपुरी में रह रहे हैं, म्यूज़िक वगैरह कर रहे हैं। अब तो मैं सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर भी नहीं कह सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक सिंगर भी हैं, एक एक्टर भी हैं, क्योंकि लोगों को अब आपकी एक्टिंग वगैरह भी देखने को मिल रही है। चलिए शुरुआत करेंगे। मैं चाहूँगी कोई भी एक प्यारा सा सॉन्ग आप 2 लाइन सुनाएं। गाना तो अभी बाबा बुलडोज़र वाले ही चल रहा था और बहुत अच्छा एक गाना था, मैंने गाया था अपने चैनल के लिए। रिमझिम बारिश हो रही है, ऐसे में हम तुम हम, बारिश हो रही है, हाँ बारिश हो रही है। अच्छा आशीष जी, म्यूज़िक डायरेक्टर तो आप हैं ही, गाने का शौक़ पहले से ही था या फिर कोई कारण रहा गायकी करने का? देखिए मैडम, एक बात बता दूं इसका जवाब देने से पहले, जो कलाकारी होती है ना वो ऐसा सीखने से नहीं आती, सीखने से उसको तराशा जा सकता है। कलाकारी गॉड गिफ्टेड होती है। आप गा सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, किसी की मिमिक्री कर सकते हो, वो एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। बट भले आप किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लेकर उसे आप निखार लो, बट ये नहीं कि हम तुरंत बच्चे को स्कूल में डाल दिया और वो एक्टर बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसका जब तक बचपन से न रहे और गॉड गिफ्टेड न रहे। तो गाना भी बचपन से गाते थे और एक्टिंग भी करते थे, ड्रामा वगैरह, थिएटर वगैरह करते थे, डांस वगैरह करते थे और म्यूज़िक से लगाव होने के कारण फिर म्यूज़िक डायरेक्शन का कोर्स किया, म्यूज़िक डायरेक्टर बने। लेकिन जो अंदर का एक्टर है और सिंगर है वो तो कभी न कभी जग ही जाता है। जब चेयर पे बैठते हैं तो सोचते हैं कि लाओ कुछ अपने लिए भी बनाते हैं, जो पर्सनली मुझे लाइक करते हैं उनके लिए बनाते हैं और मुझे मेरी बहुत संतुष्टि मिलती है। जब मैं गाना गाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और मैं कभी गाड़ी वाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ तो मैं अपने गाने लगा करके इत्मीनान से उसको सुनता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ बीच में या ज़बरदस्ती या किसी चीज़ को देख करके आया, वो बचपन से अंदर था। आज तो आप जैसे मीडिया के लोग हैं कि हमको
150 लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। पहले भी ये शौक़ था, लेकिन मीडिया उतनी नहीं थी तो लोग नहीं जानते थे। अच्छा सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। पहले के ज़माने में देखा जाए तो लगभग सारे बड़े से बड़े कलाकार आपके पास आ चुके हैं और आपने उनका म्यूज़िक, बहुत सारे म्यूज़िक को कंपोज़ किया है। लेकिन पहले ऐसी चीज़ें भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं देखी जाती थी जो आज के दौर में, खासकर कुछ 2-3 सालों से जब तक डिजिटल हावी हुआ है, इधर आके जो चीज़ें हो रही हैं मतलब म्यूज़िक के क्षेत्र में, भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं साफ तौर पे कहूँ तो मैं बड़ा, मैं नंबर 1, मैं नंबर 1, मैं अच्छा वो ख़राब, ये चीज़ें भोजपुरी की पुरानी चीज़ों को कहीं ना कहीं धूमिल कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? धूमिल तो कर रही हैं, लेकिन अब इसमें अगर जो हमारे जैसे कह लें कि स्टार्स हैं, इनको आगे आना चाहिए और इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं बड़ा। बड़ा कौन है? वो स्टार्स ही तो आपस में लड़ रहे हैं, फिर ये खत्म। हाँ, वही कह रहा हूँ कि बड़ा कोई भी नहीं है, बड़ा पब्लिक होती है। हम कोई भी काम करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम गाने को सुन करके 500 मिलियन कर दिया, 800 मिलियन कर दिया। आज हेलो कौन इतना बड़ा गाना है, उसे किसी ने, पब्लिक ने सुना होगा ना, या तमाम बाकी स्टार्स जितने गाने हैं, जिनके भी जो गाने हैं, तो वो पब्लिक सुनती है। पब्लिक बड़ी है, पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है। अगर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है और नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि वो अपने शांति दिमाग से एक बार खुद बैठ के इस चीज़ को सोचें कि मेरा गाना बड़ा है तो उसको बड़ा किसने किया? वो पब्लिक है। तो अब आप पब्लिक के रहते हुए आप खुद को बड़ा कह रहे हैं, ये सबसे गलत, ज़्यादा गलत बात है। उसके साथ साथ एक चीज़ और भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी देखी जा रही है, मैं मतलब मुझे खुद अपने आप में बुरा लग रहा है कि आज नेशनल मीडिया भी भोजपुरी के गंदगी को दिखा रही है। कहीं ना कहीं हाल ही में जो हरकतें इन लोगों ने की है, गाली गलौज की हरकत जो अभी हुई है, उसको लेकर नेशनल मीडिया ने भी भोजपुरी इंडस्ट्री को दिखाया है। इसके बारे में क्या कहें? एक्चुअली देखिए, मीडिया जो है समाज का आईना होता है और कलाकार भी समाज का आईना, कल का आकार कलाकार। तो ये दोनों जो है निष्पक्ष होने चाहिए, किसी का पक्ष लेने वाले नहीं होने चाहिए और ट्रुथ के साथ होना चाहिए, सत्य के साथ चलने वाली चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया हो चाहे कलाकार हो। तो अगर ये लोग अगर अपनी ऊंची हरकतें बंद नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, या एक बार स्टार लड़ा फिर फैंस लड़ जाते हैं, फिर कोई उनके घर परिवार से लड़ गया या कुछ भी हुआ, तो सोशल मीडिया पे जब आप ये लड़ाई करोगे तो जाहिर सी बात है कि कोई न कोई मीडिया वाले को कंटेंट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात सर की लड़ाई तो जब तक अपने तक थी तब तक सही था, बीच में भगवान तक को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। देखिए, फ्री का मुंह है, कोई कुछ भी बोल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान को आप कुछ भी भला बुरा कह देंगे तो उससे भगवान को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो भगवान को मानते हैं, जैसे मैं मानता हूँ, आप मानते हो, उनकी आस्था को ठेस पहुँचेगा। वैसे ही किसी जातिवाद की बात हो गई, किसी की जाति के बारे में आप अच्छा बोलो बुरा बोलो, ये भी गलत है। तो ये सब चीज़ें इंडस्ट्री में बंद करनी चाहिए और ऐसे लोगों को बाइकाट करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए कि भाई अगर आप इस ऐसी मानसिकता रखते हैं, अगर आपकी सोच इतनी गंदी है, तो हम आपको अपना आइडियल कैसे मान सकते हैं, अपना फेवरेट स्टार कैसे मान सकते हैं? तो हमारे लिए एक थोड़ा कम गाने वाला ही रहे, लेकिन पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति रहे, वो हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेगा। आपके हाथ में पूरा जिम्मेदारी दिया और आप उसको लड़ भीड़ करके और तमाम उल्टा सीधा बोल करके, जातिवाद की बातें करके, भगवान को कुछ भी उल्टा सीधा बोल करके, सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए, सिर्फ इतनी सी बात के लिए आप अगर इतना बड़ा कांड करेंगे, तो हमें ऐसा सुपरस्टार नहीं चाहिए इंडस्ट्री में। कलाकार ऐसा थोड़ी कि हमारा प्रदेश या हमारा देश का नाम सिर्फ कलाकारों से होगा। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, धावक हैं, स्पोर्ट्स हैं, योगा करने वाले हैं, उनसे भी होगा। एटलीस्ट वो गालियाँ तो नहीं देते, वो इन चीज़ों को सपोर्ट तो नहीं करते। और एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगी, कहीं ना कहीं आप एक सर राइटर भी हैं। अभी के दौर में आप इतने दिनों से लिख रहे हैं, इतने दिनों से गा रहे हैं, लेकिन अभी के दौर में कुछ ऐसे राइटर्स भी हैं जो छोटे छोटे गायकों के, छोटे कलाकारों के गाने उठाकर बड़े बड़े कलाकारों को दे रहे हैं और वो गा भी रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? जी बिल्कुल गलत है। आपका गाना अगर आपने पर्टिकुलर उस सिंगर से
लिखित ले लिया कि भाई देखो, तुम्हारा ये गाना तुमने गाया आज के 2 साल पहले, जो कि मैंने लिखा था, और अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इस गाने को किसी बड़े स्टार से गवा दूँ, मुझे लगता है कि ये गाना कुछ कर सकता है। तो अगर उस छोटे सिंगर की परमिशन है तो उसको करने देना चाहिए, ठीक है। और अगर उसकी परमिशन नहीं है या वो ऐतराज़ करता है तो आपको किसी भी प्रकार से कहीं से भी कोई ऐसा हक नहीं है कि आप किसी का अपना ही गाना जो कि किसी सिंगर को गवाए हैं वो किसी दूसरे सिंगर से गवा दें, या किसी दूसरे का गाना गाया हुआ उठा करके कोई दूसरा राइटर उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करे और उसके बाद उसको गा दे। आजकल तो कुछ गायिकाओं के साथ भी कुछ राइटर घूम रहे हैं। तो पहले गायिकाओं के पास गाना जाता था, वो गा के भेज देती थी। अब 1-2 गायिका ऐसी हैं इंडस्ट्री में जो कि राइटर साथ लेके चलती हैं। तो पहले राइटर साहब उस गाने को देखते हैं, अगर कोई म्यूज़िक डायरेक्टर भेजा तो उसको पहले राइटर साहब देखेंगे, उसमें से मैटर निकाल करके दूसरा मैटर बना देंगे। अब वो गायिका उस गाने को गा करके आपको भेज दी, अब आपके ही गाने की 2 कॉपी हो गई, एक तो आपने जो भेजा था और एक जो आपके गाने को देखकर ओवरऑल उनके राइटर साहब ने तैयार कर लिया। तो वो लोग भी मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आशीष जी इतने दिनों से काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगी आप ये बताएं कि सबसे अच्छा काम करने में किन के साथ लगा? मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ और सबका बिहेवियर, सबका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सभी आर्टिस्ट जितने भी सुपरस्टार हैं या जो नए कलाकार हैं, छोटे कलाकार, उन सबको मेरा बिहेवियर और नेचर पता है। उनको पता है कि सर सिर्फ़ और सिर्फ काम की बात करते हैं और सही चीज़ों की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि ये कर दिए वो कर दिए। तो ये हमारे यहाँ के सुपरस्टार्स को भी पता है, छोटे आर्टिस्ट को भी पता है। तो एक छवि होने के नाते हम कंफर्टेबल हमेशा रहते हैं नॉर्मल वे में। वो हमसे एकदम फ्रेंडली बात करते हैं और मुझे भी उन सारे लोगों का काम करने में, जितना एक सुपरस्टार का काम करने में मज़ा आता है उतना ही एक छोटे आर्टिस्ट का काम करने में मज़ा आता है। आजकल जो भी लोग ऊंचाई पे चढ़ते हैं उनके अंदर अहंकार आ जाता है, आपके अंदर क्यों नहीं है? मेरे अंदर है ना, बहुत ज़्यादा अहंकार है। मुझसे कोई अहंकार दिखाए तो है, बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली तो नहीं, नॉर्मली नहीं कर सकते ना, नॉर्मली करना भी नहीं चाहिए। और अहंकार का क्या है, अभी एक इंटरव्यू में लोगों ने पूछा कि हर 2 साल पे, हर 1 साल पे आपके यहाँ से सिंगर लोग पैदा होते हैं नटराज से, कभी रितेश पांडे का नाम, कभी समर सिंह का, कृष्णा प्रेमी प्रधान, लाडो मदेसिया, तो अभी विनय पांडे, बुलेट पे जीजा। तो आपको कभी घमंड नहीं होता? हमने कहा किस बात का घमंड? अगर हम घमंड करने लगें तो फिर ये चीज़ें हमसे प्रकृति छीन लेगी, भगवान छीन लेंगे वो आशीर्वाद। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं कि नए सिंगरों के लिए और किसी सिंगर को जिसको अपना भविष्य चाहिए सिंगिंग में, उसके लिए अगर करना है तो नटराज और आशीष वर्मा उनके लिए सही रहेंगे। तो ये बातें मेरे पीछे चलती रहें, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में सर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा व्यूअर्स अभी बिहार के ही हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा व्यूअर्स अगर कहीं के तो बिहार के, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बिहार में न फिल्म सिटी है न सेंसर बोर्ड है। क्यों ना सर? कलाकार आपस में लड़ने पे जितना जोर देते हैं, आपस में विवाद करने में जितना जोर देते हैं, क्यों ना इन चीज़ों पे उतना जोर देते हैं कि सरकार से इस चीज़ों की मांग कीजिए? एक्चुअली क्या है ना कि आप जो हमारी इंडस्ट्री है इसमें पढ़े लिखे लोग कम हैं, और जो पढ़े लिखे कम होते हैं उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता कि हमें भविष्य क्या करना है। उन्हें अपना भविष्य दिखता है और अपना कैरियर दिखता है, तो वो उन्हीं चीज़ों के लिए लड़ सकते हैं। आज तक कोई ये नहीं लड़ाई आई कि मैं फिल्म सिटी के लिए लड़ूंगा, मैं फिल्म सिटी के लिए लड़ूंगा, मैं धरने पे बैठ रहा हूँ, आओ तुम सब भी आओ, बैठ के फिल्म सिटी यहाँ बनाएं, सब्सिडी यहाँ से भी मिले, यहाँ की सरकार भी दे, हमारे यहाँ से कलाकार शीर्ष पर हैं, इतने बड़े बड़े लेवल पे आर्टिस्ट हैं। तो ये सब चीज़ें ये लोग नहीं कर सकते। तो अब ये आने वाली पीढ़ी ही करेगी, इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं क्या नहीं, इससे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बिहार का हूँ नहीं। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो भी यहाँ फिल्म बंधु था, फिल्म सिटी, फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश में था, तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। बट मुझे भी दुख होता है कि बिहार की सबसे बड़ी ऑडियंस, जो कि इतना ज़्यादा व्यूज़ और इतने ज़्यादा आर्टिस्ट, मैं 70% तक बिहार के सिंगरों का काम करता हूँ। यूपी का छोड़ दीजिए, यूपी तो है ही, और इधर पंजाब हरियाणा तक काम करता हूँ। लेकिन जो ऑडियंस बिहार की है उस ऑडियंस के हिसाब से
वहाँ का सरकार ने उतना सुविधा ही नहीं दिया। तो वहाँ की सरकार को चाहिए कि वो अपने यहाँ के आर्टिस्टों की जो नर्सरी है उसको बनाने के लिए वहाँ फिल्म सिटी और तमाम चीज़ों की व्यवस्था करें, इंतज़ामात करें, ताकि कलाकार अच्छा काम करें। एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग तो विवाद खुद करते ही हैं और जो लोग नहीं करते हैं घसीट के उनको भी विवादों में लाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों? तो वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता, वो एक सोची समझी साजिश होती है कि हम इनको फंसा दें, इनको गाली सुनवा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन के लिए नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, जब वो एक तरफ आप अपने आप को कलाकार कह रहे हैं और दूसरी ओर विवादों से लाइमलाइट में लाने के लिए विवाद का जरिया अपना रहे हैं या फिर गाली गलौज का हथकंडा अपना रहे हैं, तो फिर आप कलाकार कहाँ तक हैं? ये मेरे से बोल रही हैं मतलब या बाकी कलाकारों से जो करते हाँ, हैं मैं उनके लिए। तो वो जो है, मैं वही कह रहा हूँ, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होती। उसमें होता क्या है ना कि आप एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं। पहली बार मान लीजिए पब्लिक ने सोचा कि नहीं ये अटेंडम हो गया होगा, बाई मिस्टेक हो गया होगा, फिर सेकेंड टाइम भी आपका वही नेचर है, थर्ड टाइम भी आपका वही नेचर सिग्नेचर है, तो पब्लिक भी समझ जाती है कि यार इन लोग का ये हथकंडा है। तो पब्लिक को उतना ज़्यादा बेवकूफ़ समझने की ज़रूरत नहीं है। अब पब्लिक हो चुकी है ऐसा जो विवादों पे ध्यान नहीं दे रही है। अब ये लोग को भी समझ में आ चुका है कि नहीं, लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। आफ्टर ऑल वर्क ही, काम ही हमारा देवता है, काम ही हमारा भगवान है, और काम ही एक ऐसी चीज़ है जो कलाकार को पब्लिक से जोड़ती है। तो काम सबसे ज़्यादा मस्ट है और ये लोग काम पे ध्यान दें। बाकी लड़ना झगड़ना, कंट्रोवर्सी, एक आर्टिस्ट होने के नाते मुझे भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, क्योंकि मैं और भी इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठता हूँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग हो गए, हरियाणा इंडस्ट्री हो गई, पंजाब इंडस्ट्री हो गई, तमिल की इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी बैठता हूँ। तो कभी कभी वो झेलना पड़ जाता है। आशीष जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों की चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। कहूँ तो मैं कि एक ट्रेंड बन गया है। हर 2 महीने 3 महीने पे कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को किसी न किसी माध्यम से आ जाती है। क्या लगता है सर कि कौन वाकई में कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है आपका, लेकिन एक और भी सवाल आप इसके पहले कर सकते थे। एक ज़्यादा नहीं, कोरोना अभी स्टार्ट हुआ उस टाइम से लेकर के, और कोरोना जब भी फिनिश हुआ है उस टाइम तक 2-3 लड़कियों ने आत्महत्या की। 2-3 लड़कियों ने मतलब ज़बरदस्ती किसी ने शादी कर लिया तो वो उनसे छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या कर लिया। किसी लड़की का कोई MMS बना लिया तो उस पे उसने आत्महत्या कर लिया। किसी लड़की को काम करा के पैसा नहीं दिया तो उसके चलते उसने आत्महत्या किया। ऐसा 2-3 घटनाएं हुई थी, और उस समय कोई मीडिया का वो ऐसा साधन नहीं था। लेकिन अब जो ये लड़कियां वीडियो बना रही हैं, तो मैं यही कहूँगा कि लड़कियां ही इसकी ज़िम्मेदार हैं। हर एक व्यक्ति करता है बंद कमरे में, कुछ भी एक जो कपल है वो अपने जो भी नेचुरल भगवान ने बनाया है, जो ह्यूमन नेचर है, उसके हिसाब से पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन में रहें या शादीशुदा रहें, वो बंद कमरे में करते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हाँ हर एक डे का हम उसका वीडियो बना करके रखें। तो इसमें सबसे बड़ी गलती लड़की की है। मैं लड़की को इसलिए बोलना चाहूँगा, आपका नाम रॉय जी, कि आप अगर रोड पे खड़े हो, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक कोई लड़का आपके कंधे पे हाथ नहीं रख सकता, ठीक है। और अगर आप चाह दोगे तो 2 मिनट नहीं लगेगा, 10 लड़के आपके लिए खड़े रहेंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा स्माइल देना है, थोड़ा सा पुचकार के बुलाना है, 100 लड़के आपके पास आ जाएंगे। तो ये आकर्षण जो है, महिला का आकर्षण होता है, जो ये आकर्षण अगर इसका महिला सही उपयोग कर रही है तो अच्छी बात है। चलो सही सदुपयोग किया, भाई को भाई समझा, हस्बैंड को हस्बैंड समझा, और अपने एक मर्यादा में रहे तो अच्छा लगा। अब वो मर्यादा से बाहर हो गई, उन्होंने बंद कमरे में वीडियो बनाना चालू कर दिया, या बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो चैट कर रही हैं न्यूड। तो ये आप अगर नहीं करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि यार कि कोई ज़बरदस्ती कराएगा। और आप ऐसा ही क्यों कर रहे हो, उस व्यक्ति के साथ क्यों कर रहे हो जो आपको कस्में वादे दे रहा है कि नहीं तुम हमसे प्यार करते हो तो तुम्हें ऐसा करना होगा। यानी इसका मतलब वो व्यक्ति आपसे प्यार बिल्कुल नहीं करता।
तो आपको ऐसे लोगों के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही आपको ऐसी चीज़ों को सहमति देनी चाहिए, न ऐसा कोई कार्य करना चाहिए। इसके बाद भी अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर ये आपकी सोची समझी साजिश है। मैं इसमें सभी महिलाओं का नहीं, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री में तथाकथित कुछ लोग हैं उनकी पर्टिकुलर सोच ऐसी है, तो इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें एक थोड़ा सा सीन करने में प्रॉब्लम होती है कि नहीं भाई, हम अगर इंडियन साड़ी पहने तो इसे हटाएंगे नहीं, इसे इतना रखेंगे, कमर तक रखेंगे, ये ढका होना चाहिए, वो ढका होना चाहिए। तो वैसे लोग भी हैं, वैसी महिलाएं भी हैं। लेकिन अब आप एक एल्बम में काम करने के वाले लोग हुए, आर्टिस्ट लोग या फिर कहीं के हुए, और थोड़ी सी चीज़ों को बड़ा करने के चक्कर में आप अपने आप को डुबा लेते हो, तो उनकी सरासर गलती है। एक और सवाल सर आपसे मैं करना चाहूँगी। हाल ही में हमसे भोजपुरी इंडस्ट्री की 1-2 लड़कियां मिली जिन्होंने हमें ये बताया, उसका इंटरव्यू भी हमारे पास मौजूद है जो कि बहुत जल्दी मैं पब्लिश करूँगी। उनका ये आरोप है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लड़कियां शॉर्टकट अपनाती है वो जल्दी मतलब ऊपर पहुँच जाती है और उनको काम मिलने लगता है, और जो लड़कियाँ जिसमें टैलेंट होता भी है, अगर वो मतलब थिएटर कर चुकी है, सीख कर आई है, ऑडिशन दे के आई है, उसके बावजूद भी उसको काम नहीं मिल पाता है, ऐसा उन लड़कियों का आरोप है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा, आप मुझे 1-2 लड़कियों की लिस्ट बता दीजिए जो शॉर्टकट अपनाई और आगे चली गई। पहला तो कोई ऐसा लिस्ट बता दीजिए मुझे जो शॉर्टकट अपनाई और आज बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उनका कहना सही है, लेकिन उन्हीं में से कोई तो गलत होता है ना, जो किसी के साथ बेड शेयर करके और शॉर्टकट अपनाती हैं। तो लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन है, कोई अलग से दुश्मन नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ खाना रख करके खुले छोड़ करके जाओगे तो यहाँ मक्खी लगेगी ही लगेगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें भी ये कहा गया, जब हमने काम मांगा लोगों से तो हमें भी ये कहा गया कि काम के बदले अगर आप कुछ दोगी तभी आपको आगे परफॉर्म दिया, मतलब ऑप्शन दिया जाएगा या फिर आपको पैसे ज़्यादा दिए जाएंगे। इस तरह की बातें भी वो खुलेआम मेरे साथ बताई और शेयर की। देखिए, ऐसी चीज़ें तो हर एक इंडस्ट्री में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो सब जगह ये सारी चीज़ें हैं। कास्टिंग काउच हुआ, फिर आपको अगर हम काम देंगे तो भाई आप हमको क्या दोगे, इस टाइप की बातें डायरेक्टर्स या फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स करते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है? ये कहीं तक नहीं सही है, ये बिल्कुल गलत है। आपको जिस कैरेक्टर के ऐसी चीज़ों के लिए लड़कियों को आगे आना चाहिए, उन्हें खुलकर इंटरव्यू में बाय नेम उन्हें बोलना चाहिए कि फला व्यक्ति ने हमारे साथ ये बात कही थी जिसका मेरे पास ये सबूत है। तो आप सबूत के साथ बनाओ, करो। 2 लोग बेनकाब होंगे, तीसरे आदमी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके साथ या किसी के साथ ऐसा करेगा, किसी आर्टिस्ट के साथ कभी नहीं होगा। यही सुनना चाहती थी। चलिए सर, आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे भी आपकी और आपकी टीम बहुत अच्छी लगी, और आपका जो सवाल था वो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन इन सब सवालों पर चर्चा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। आपका चैनल इसको दिखाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली। आपको भी। हमारे साथ हैं आशीष वर्मा जी, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और आज से नहीं कई वर्षों से काम लगातार कर रहे हैं, और आज भी इनका स्टूडियो हर लोगों के ज़ुबान पे रहता है, क्योंकि वाकई इनके स्टूडियो से हर बार कोई ना कोई नया चेहरा निकल के उभर के और स्टार लेवल पे जाता है। रही बात इनकी नेचर की, स्वभाव की, तो कल भी ये वैसे ही थे, आज भी ये ऐसे ही हैं जैसे ये कल थे। तो सबसे बड़ी बात, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इस बार इनसे मुलाकात हुई, अगले बार किसी और से मुलाकात होगी, लेकिन हाँ याद रखिएगा अगले बार फिर से एक खास चेहरे से मुलाकात होगी और भोजपुरी के धरोहर से मुलाकात होगी। अगले चेहरे के लिए बने रहिए हमारे साथ।